आज की क्लास में हम कंप्लीट रीजनिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन को। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन को इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ़्ट और राइट को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं वो निम्नलिखित प्रकार से पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित बेस पर पूछे जा सकते हैं। यूजुअल बेस पर A to Z, रिवर्स Z to 8, फर्स्ट हाफ रिवर्स M to A and N to Z, सेकेंड हाफ रिवर्स A to M, Z to N, बोथ हाफ रिवर्स M to A और Z to N। वेरिएबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडिल टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिक्स्ड सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट: यदि मान 26 से ज़्यादा हो तो 26 घटाकर मान ज्ञात करते हैं, और यदि मान ऋणात्मक हो तो उसमें 26 जोड़ देते हैं। फर्स्ट हाफ रिवर्स। नोट: यदि आर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो 10 का 10 आंसर करते हैं। सेकेंड हाफ रिवर्स। यदि आर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से ज़्यादा आए तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि मान 13 या 13 से कम हो तो एज इट इज़ आंसर करते हैं। बोथ हाफ रिवर्स। यदि आर्डर बोथ हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं। मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के अंतर्गत दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। कितने अक्षर होंगे में यदि लेफ्ट और राइट का सम जो है, योग जो है वो 26, 27 या 28 कोई भी आए तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। If left plus right is less than 26, then answer will be 26 minus left plus right. If left plus right is greater than 28, then answer will be left plus right minus 28. If the direction be same, then answer will be bigger minus smaller minus 1. कौन सा अक्षर होगा में यदि लेफ्ट और राइट का योग जो है 26, 27 या 28 आए तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। नोट: राइट को लेफ्ट में चेंज करके लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। यदि डायरेक्शन राइट राइट हो तो 20, तो आंसर विल बी 27 माइनस राइट प्लस राइट बाई 2। कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चंस है वो लेटर टू लेटर बेस पर पूछे जाते हैं। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर टू डिजिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर टू सिंबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ड्स टू वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर के अंतर्गत बेस्ड ऑन नंबर पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेस्ड ऑन पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेस्ड ऑन नंबर्स के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीजिंग आर्डर, जैसे +1 +2 +3 से रिलेटेड होते हैं। यूजुअल आर्डर 1 2 3 4 5 पर आधारित होते हैं। रिवर्स आर्डर पर आधारित होते हैं। डिक्रीजिंग आर्डर पर आधारित हो सकते हैं। अल्टरनेट आर्डर पर आधारित हो सकते हैं। नोट 1 पहला है, प्रारंभ से दो दो लेटर को जोड़कर कोड किया जाता है। कॉन्सोनेंट एंड वावेल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है। एक लेटर के स्थान पर दो पड़ोसी लेटर्स को रखा जा सकता है। बेस्ड ऑन पोजीशन में पहला, अक्षरों के मान सीधे सीधे कोड करना। दूसरा, अक्षरों के मान को जोड़कर कोड करना। तीसरा, अक्षरों के मान को 2 जेड की तरफ से कोड करना। नंबर ऑफ वावेल बटे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का ध्यान रखा जा सकता है। नंबर ऑफ लेटर कोड, नंबर ऑफ लेटर कोड अपान नंबर ऑफ लेटर का प्रयोग भी किया जाता है। नंबर ऑफ लेटर कोड अपान नंबर ऑफ लेटर का प्रयोग भी किया जाता है। 6 नंबर, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की भांति और वावेल को वावेल की भांति जोड़कर कोड किया जाता है। एक क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 14 11 लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? 14 1 16, हॉर्स को 6 4 14 15 2। इसमें कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के मुताबिक और वावेल को वावेल के मुताबिक कोड किया गया है। 7 नंबर, सिंगल आर्डर सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया जाता है। 8 नंबर, अक्षरों के मान का मल्टीप्लाई करके कोड किया जाता है। 9 नंबर, सिंगल इंटू सिंगल मार्क ऑफ लेटर हो सकता है। 10 नंबर, ऐड मार्क इंटू 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। 11 नंबर, अक्षरों के मान में 26 जोड़कर कोड किया जा सकता है। 12 नंबर, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 नंबर, लेटर टू सिंबल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेटर टू सिंबल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ड्स टू वर्ड्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस प्रश्न में इज कॉल्ड लगा होता है फैक्ट के आगे आंसर होता है, और जिस प्रश्न में मीन लगा होता है फैक्ट के पीछे आंसर होता है। 15 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @ 1 को $, 2 को $, एंड @3 को $, एंड 4 को $, तो 11 को क्या लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है एक से शुरू करते हैं और उस एक से उसका डबल करते हुए बाईं तरफ बढ़ते हैं। 1, जैसे 11 को लिखना है तो लिखेंगे 1, 1 दूना के 2, दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। अब इसमें से जोड़ करके नंबर को 11 बनाएंगे हम। 8 2 जैसे 8, 2 10, 1 11। ये 3 नंबर को जोड़ करके 11 बन रहा है। तो इस 3 नंबर के लिए जिस नंबर को जोड़ा जाता है उसके लिए 1 लेते हैं, बाकी के लिए 0। तो 1 का कोड क्या है? $, $, $, $। और यहाँ पे 4 का कोड क्या है? 0, 1 1 1 0। तो 0 का कोड @ है। तो इसका आंसर हो जाएगा $@$। नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ लेटर। शब्द एटमॉस्फेयर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे देखते हैं। 1 20, 1 13, 1 15, 1 19, 1 16, 1 8, 8 में से 1 गया 7, 6 2 2 4, 1 5, नहीं ये नहीं होगा। 1 E 1 R 1 ये नहीं। TM TO TS TP बिगर माइनस स्मॉलर -1 1 हो गया, ये नहीं बनेगा। ये दो ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के अंतर्गत 3 तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, अक्षरों का समूह के आधार पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा, अक्षरों के अंकों का समूह पर आधारित क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तीसरा, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह के आधार पर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, 18 नंबर, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। पहला, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, फिर उसी तरह की श्रृंखला में आरंभ से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। यह क्रिया सीरीज के अंत तक जाती है। 2 नंबर, ऐसे प्रश्न जिसमें सभी ग्रुप बराबर हों किसी ऐसे को लेकर चलते हैं जो दोनों में से किसी एक इंड पर छोर पर स्थित हो। साइक्लिक मेथड। इस प्रकार के सीरीज में सबसे पहले यह देखते हैं कि कितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में यूज किए गए हैं। जितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में होते हैं उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट दिया जाता है। नोट, जहाँ लेटर समूह के रूप में दिखाई देते हैं वहाँ इंक्रीजिंग पैटर्न लागू होता है। इसमें जो बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। क्लोज वैरायटी। इस प्रकार की सीरीज में
प्रायः दोनों छोर पर एक ही प्रकार के अक्षर नज़र आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट के अंतर्गत 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी होते हैं, और एक ऑप्शन डिससिमिलरिटी होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो है क्वेश्चन जो है इंक्रीज, डिक्रीज या बोथ इन ऑर्डर पर आधारित हो सकते हैं। एप्लीकेशन से आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपोजिशन से आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रयोग होता है, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ईटीसी। कंपोजिशन इसमें वावेल कॉन्सोनेंट का ध्यान रखते हैं। 23 नंबर, यदि प्रश्न में मीनिंगफुल वर्ड दिए गए हों तो उनका क्लासिफिकेशन उनके वर्ड के आधार पर किया जाता है। 24 नंबर, लेटर मैट्रिक्स। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले यह देखते हैं कि दिया गया एग्जाम्पल किस आधार पर है, रो टू कॉलम या कॉलम टू रो। ठीक उसी आधार पर हम अपना आंसर करते हैं। यदि एग्जाम्पल न दिया गया हो और एग्जाम्पल अनिश्चित हो तो सबसे पहले रो टू कॉलम को वरीयता देते हैं। यदि रो टू कॉलम नहीं मिलता है तो कॉलम टू रो देखते हैं। पोजीशन इंटरचेंज। इन्वेस्टिगेशन के अक्षरों से पोजीशन इंटरचेंज सब इन्वेस्टिगेशन के तीसरे, चौथे व पाँचवें व छठे अक्षरों से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट, पोजीशन इंटरचेंज, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के 2, 2, 4, 1, 5 पाँचवें, पहले दूसरे, तीसरे, पहले दूसरे, चौथे, दूसरे, चौथे, पाँचवें व सातवें अक्षर से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। नोबल, नोबिलिटरी, नोबलेस, नोबिलिटी, नोबल को
वरीयता क्रम में रखें। इस आधार पर क्वेश्चन हो सकता है। इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंतर्गत LHS मतलब होता है मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। RHS मतलब होता है मूव्स क्लॉकवाइज। डायरेक्शन में LHS मीन्स मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, RHS मीन्स मूव्स क्लॉकवाइज। एक व्यक्ति अपने घर से 12 किमी पूर्व दिशा में चलता है, फिर वहाँ से साउथ वेस्ट दिशा में 12 किमी चलता है, फिर वहाँ से नॉर्थ दिशा में 12 किमी चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? ऐसे क्वेश्चंस को हम ग्राफ बना करके सॉल्व करते हैं। 30 नंबर, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होता है। 3 लेफ्ट बराबर 1 आर होता है, 1 राइट होता है। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है। 4 लेफ्ट बराबर 0 होता है। 4 राइट बराबर 0 होता है। यहाँ लेफ्ट राइट का कन्वर्जन, 3 लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, 3 राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, 4 लेफ्ट इज इक्वल टू 0, 4 राइट इज इक्वल टू 0। यदि अंत की दिशा ज्ञात हो और प्रारंभ की दिशा पूछी जाए और बीच में घूमने का क्रम दिया हो तो उसे कैंसिल कर देते हैं। जो बचता है उसका उल्टा अंत की दिशा में घूम देते हैं तो प्रारंभ की दिशा प्राप्त हो जाती है। 31 नंबर, एक डायल बराबर एक सर्किल बराबर 360 डिग्री होता है। 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री होता है। घंटे वाली सुई के लिए 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री। घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री होता है। और मिनट वाली सुई के लिए क्या होता है? मिनट वाली सुई के लिए 1 डायल बराबर 360 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। यदि मिनट वाली घंटे की अपेक्षा अधिक कोण से घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब मिनट वाली की दिशा ज्ञात हो, यदि मिनट वाली घंटे की अपेक्षा अधिक कोण से घूमती है, यदि मिनट वाली सुई घंटे की अपेक्षा अधिक कोण से घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब मिनट वाली की दिशा ज्ञात हो। नोट, मिनट वाली सुई की दिशा देने पर आवर्स, जब आवर्स इज ग्रेटर देन यम हो तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से अधिक कोण घूमती है तो और मिनट वाली सुई की दिशा दी हुई हो तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। नोट, यदि घंटे वाली सुई मिनट की अपेक्षा अधिक एंगल घूमती है तो डिफरेंस के साथ दी गई दिशा के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यदि घंटे वाली सुई मिनट की अपेक्षा अधिक एंगल घूमती है तो डिफरेंस के साथ दी गई दिशा के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ब्लड रिलेशन 32 नंबर, जिसके बारे में पूछा जाए
उसके अपोजिट डायरेक्शन की ओर अर्थात से का की तरफ घूमा जाता है। 32 नंबर, जिसके बारे में पूछा जाए यदि वह लास्ट में दिखे तो उसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसका मेल या फीमेल क्लियर नहीं होता है। रैंकिंग। 33 नंबर, पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 इज इक्वल टू टोटल होता है। पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1 इज इक्वल टू टोटल होता है। नेक्स्ट, टोटल अपार्ट इज इक्वल टू होता है आरंभ से स्थान प्लस बीच से स्थान प्लस अंत से स्थान। क्या टोटल अपार्ट मतलब कुल छात्रों की संख्या, आरंभ से स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस अंत से स्थान। 40 नंबर, टोटल ओवरलैपिंग इज इक्वल टू होता है छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 प्लस बड़े पोजीशन का अंक। टोटल ओवरलैपिंग इज इक्वल टू होता है छोटे पोजीशन का अंक माइनस बीच का अंक -2 प्लस बड़े पोजीशन का अंक। यदि एक वस्तु की पोजीशन आरंभ से और दूसरे की अंत से पोजीशन दी गई हो और बीच की संख्या भी दी गई हो तो बीच का अंक छोटे पोजीशन के अंक से कम 2 कम होना चाहिए, तभी न्यूनतम निकलेगा, अन्यथा नहीं। डिफरेंस 41 नंबर, डिफरेंस इज इक्वल टू होता है आरंभिक दो या अंतिम दो संख्याओं का डिफरेंस -1। डिफरेंस इज इक्वल टू होता है आरंभिक दो या अंतिम दो संख्याओं का डिफरेंस -1। 42 नंबर, वृत्तीय व्यवस्था। जब मुख अंदर की ओर हो तो वृत्तीय व्यवस्था के अंतर्गत LHS मीन्स होता है मूव्स क्लॉकवाइज, RHS मीन्स होता है मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। 43 नंबर, जब तक प्रश्न में यह निर्धारित न किया जाए कि किस व्यक्ति या किसके बाएं या दाएं कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान पर स्थित है, हम अपने बाएं या दाहिने के अनुसार उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। 44 नंबर, ए में A प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है और A प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। E प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार होता है। E प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार होता है। I प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है। I प्लस ई इज इक्वल टू ओ होता है। स्टार से कन्वर्जन, कन्वर्जन ए का आई में होता है। क्या कन्वर्जन किसका होता है? ए का आई में कन्वर्जन होता है, आई का आई में कन्वर्जन होता है, ई का ई में कन्वर्जन होता है, ओ का कन्वर्जन नहीं होता है, ओ का नो। स्टार से नॉट को दर्शाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहाँ चेक किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। किसका किसका बनता है? ए ओ का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, ए ओ आई ई। ए ओ आई ई। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ए ओ आई ई।
कन्वर्जन, ए का आई में, आई का आई में, ई का ई में, ओ का कन्वर्जन नहीं होता है। कम्प्लीमेंट्री पेयर्स किस में होता है? ए ओ का बनता है, ए ओ का, आई ओ का, आई ई का बनता है, और बाकी किसी का नहीं बनता है। 47 नंबर में कन्वर्जन हो गया। 48 नंबर असमानताएं। इनइक्वालिटीज, इसके अंतर्गत 3 या 3 से अधिक कथन दिए गए होते हैं। इसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए होते हैं। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। मशीन इनपुट, इसके अंतर्गत एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह उनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है। सर्वप्रथम इसमें इनपुट के वर्ड गिनकर उन्हें क्रमागत कुछ नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दे देते हैं। फिर नंबर्स को एक सीरीज अंतिम चरण तक बनाते हैं। फिर नंबर्स की एक सीरीज अंतिम चरण तक क्या करते हैं? बनाते हैं। घन क्यूब, 50 नंबर घन क्यूब। घन में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह? 6 सतह। 8 कार्नर होते हैं और 12 किनारे होते हैं। प्रत्येक सतह की 4 सतह पड़ोसी और 1 सतह विपरीत होती है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू यक्स क्यूब होता है। क्या टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? यक्स क्यूब। यक्स इज इक्वल टू होता है बड़े घन की एक भुजा का मान बटे छोटे घन की एक भुजा का मान। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू यक्स क्यूब। यक्स इज इक्वल टू बड़े घन की एक भुजा का मान बटे छोटे घन की एक भुजा का मान। 52 नंबर, यदि घन की छोटी व बड़ी भुजा न दी गई हो तो इस स्थिति में जितनी बार घन की भुजा को काटा जाता है उसमें एक जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वही यक्स का मान होता है। टोटल नंबर ऑफ कटिंग इज इक्वल टू 3 इंटू यक्स माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ कटिंग इज इक्वल टू 3 इंटू यक्स माइनस 1। यक्स इज इक्वल टू घन की बड़ी भुजा को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तिरपन नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू यक्स क्यूब। यक्स इज इक्वल टू बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। 54 नंबर, यदि घन की बड़ी व छोटी भुजा नहीं दी गई हो तो इस स्थिति में जितनी बार घन की भुजा को काटा जाता है उसमें एक जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वही यक्स का मान होता है। टोटल नंबर ऑफ कटिंग इज इक्वल टू 3 इंटू यक्स माइनस 1 होता है। घन के सतह पर घन बनाना। 55 नंबर, घन के सतह पर घन बनाना। एज से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या बराबर यक्स माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एज रिक्वायर्ड। एज से क्या? एज अर्थात किनारों से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या इज इक्वल टू यक्स माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एज रिक्वायर्ड। सरफेस से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या, सरफेस मतलब सतह से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या बराबर यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ सरफेस रिक्वायर्ड।
कोर से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या इज इक्वल टू x-2 का होल क्यूब होता है। केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। यदि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी जाए तो C3 गिनकर रख देते हैं, वही आंसर होता है। केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू C2 प्लस E2 इज इक्वल टू C2 प्लस x-2 इंटू E2। केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर C2 प्लस E2 बराबर C2 प्लस x-2 इंटू E2। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर C3 प्लस C2 प्लस E2। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर C3 प्लस C2 प्लस E2 x-2 इंटू नंबर ऑफ E2 रिक्वायर्ड। केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर C1 प्लस E1 प्लस S1। E1 बराबर x-2 इंटू नंबर ऑफ E1 रिक्वायर्ड और S1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ S1 रिक्वायर्ड। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर C3 प्लस C2 प्लस C1 प्लस E2 x-2 इंटू नंबर ऑफ E2 रिक्वायर्ड प्लस E1 x-2 इंटू नंबर ऑफ E1 रिक्वायर्ड प्लस S1 x-2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ S1 रिक्वायर्ड। बिना रंग वाले घनों की संख्या, बिना रंग वाले घनों की संख्या बराबर कोर प्लस कार्नर प्लस एज प्लस सरफेस। कोर प्लस कार्नर कोर प्लस कार्नर प्लस एज प्लस सरफेस। कोर से x-2 का होल क्यूब। कोर से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या x-2 का होल क्यूब। कार्नर से CO, एज से x-2 इंटू नंबर ऑफ E0 रिक्वायर्ड और सरफेस से x-2 का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ S0 रिक्वायर्ड। बिना रंग वाले घनों की संख्या। कोर प्लस कार्नर प्लस एज प्लस सरफेस। बिना रंग वाले घनों की संख्या कोर प्लस कार्नर प्लस एज प्लस सरफेस। कोर से प्राप्त घनों की संख्या x-2 का होल क्यूब। कार्नर से C0, एज से x-2 इंटू नंबर ऑफ E0 रिक्वायर्ड। सरफेस से x-2 का होल स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ S0 रिक्वायर्ड। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर कुल घनों की संख्या माइनस बिना रंग वाले घनों की संख्या। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर कुल घनों की संख्या माइनस बिना रंग वाले घनों की संख्या। स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। स्टैंडर्ड डाइस में पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग कभी 7 नहीं हो सकता।
ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। स्टैंडर्ड डाइस में पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। नॉन स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिसके एक भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। कोई पासा स्टैंडर्ड है कि नहीं इस प्रकार चेक करते हैं। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और कोई भी सतह कॉमन न हो तो दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति ले लेते हैं और उसमें क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और फिगर में भर देते हैं। अब फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देते हैं, फिर दूसरी स्थिति से मिलाकर देखते हैं। यदि दूसरी स्थिति में कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर फिगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो डाइस स्टैंडर्ड है, अन्यथा नहीं। उनतीस फरवरी ज्ञात करने का तरीका। जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई है उसके जस्ट बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती है उस सन को लिख लेते हैं। जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई है उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती है उसको लिख लेते हैं। फिर दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, फिर 4 से भाग दे देते हैं। जो भागफल आता है वही 29 फरवरी की संख्या होती है। गिवन टाइम 29 फरवरी ईयर प्लस आस्क्ड टाइम 29 फरवरी ईयर का डिफरेंस निकाल करके 4 से भाग दे देंगे। नोट: दिए गए वर्ष में 29 फरवरी की संख्या निकालने के बाद यह चेक करते हैं कि दिए गए वर्षों के बीच कितनी शताब्दियां ऐसी हैं जो ऑर्डिनरी हैं, अर्थात 400 से नहीं कटती हैं। उनकी संख्या को 29 फरवरी की संख्या में से घटा देते हैं, फिर आगे वही क्रियाकलाप करते हैं। दिन ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर ये सर्किल होता है। संडे को 0 मान लिया गया, बाकी 1 2 3 4 5 6 7। ये लीप वर्ष के लिए जो कोड होता है वो कितना होता है 0। कितना 0। लीप वर्ष के लिए कोड 0। लीप वर्ष के नीचे आते हैं तो उसका कोड 1 3 5 होता जाता है। जैसे 2400 शताब्दी के लिए 0, 2300 शताब्दी के लिए 1, 2200 के लिए 3 और 2100 के लिए 5, फिर 2000 के लिए 0। और ऊपर जाएंगे लीप वर्ष से तो कोड क्या होगा 5 3 0 5 3 1। ये कोड हमको याद रखना है। लीप वर्ष के लिए 0, नीचे जाएंगे तो 1 3 5, 23 के लिए 1, 22 के लिए 3, 21 के लिए 5, 2000 के लिए 0। ऊपर जाएंगे तो 5 3 1। किसी महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा कैलेंडर ज्ञात करना। रिमाइंडर को पूछे गए महीने से ऐड करना प्रारंभ करते हैं और तब तक ऐड करते हैं जब तक 7 का गुणज न प्राप्त हो।
वह संख्या प्राप्त होने पर वही रुक जाते हैं, उसके अगले वाला महीना समान कैलेंडर वाला होता है। लेकिन ध्यान रहे कि साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष प्राप्त होना चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 3 2 5 2 7 3 10 3 13। 2 5 2 7 3 10 3 13। पहले के संदर्भ में पहले के संदर्भ में से और के में कोई फर्क नहीं होता है। बाद के संदर्भ में से और के में फर्क पड़ता है। यदि से बोला जाए तो आज को एक दिन के रूप में गिन लिया जाता है, और यदि के बोला जाए तो आज को छोड़ दिया जाता है। तीस अगस्त 2024 को कौन सा दिन है? दहाई में से एक घटाएंगे तो यक्स मालूम हो जाएगा, और यक्स को 4 से भाग करेंगे तो वाई मालूम हो जाएगा। 4 पचे 20 प्लस जेड। 2024 के लिए लीप वर्ष का कोड 0 होता है, प्लस आर। 30 अगस्त जनवरी 2024, जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त जुलाई। अगस्त 3, 30 सितंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 30 अगस्त को ना, अगस्त तो 7 चौक 28 2 कितना हुआ? 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 2 19। 19 इसको भाग कर दो, 19 को जोड़ दो इसमें अंडर आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर। 19 जोड़ दो 47 बटा के 7, 7 चक 42, 7 चक 42, 5 अंडर 5। ट्यूसडे आएगा दिन। वर्ष 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो लीप वर्ष के लिए जो रिमाइंडर होता है 2 होता है, और जो जनरल वर्ष के लिए रिमाइंडर होता है वो लीप ईयर के लिए रिमाइंडर 2। लीप ईयर के लिए रिमाइंडर कितना होता है? 2। और जनरल ईयर के लिए जो रिमाइंडर होता है वो कितना होता है? 1 होता है।
किसी शताब्दी का अंतिम दिन व प्रारंभ दिन ज्ञात करना। चूँकि हम जानते हैं 100 वर्षों में, क्या 100 वर्षों में जो होता है 24 वर्ष लीप वर्ष होता है और 76 वर्ष साधारण वर्ष होता है। और हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 2 दिन ऐड होता है। एक लीप वर्ष में 2 दिन ऐड होता है तो 24 लीप वर्ष में कुल 48 दिन ऐड होगा। और एक साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है तो 76 साधारण वर्ष में 76 दिन विषम होगा। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 7 4 11 12, कुल 100 वर्ष में, यहाँ कुल 100 वर्ष में 124 दिन विषम होगा। कितना? 124 दिन विषम होगा। और इसको जब हम 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7 और 5 और 7 सत्ते 49, 5 दिन बचेगा। कितना? 5 दिन बचेगा। 5 दिन बचेगा, 5 दिन विषम होगा। तो जो बचता है वो क्या होता है? पहली शताब्दी का अंतिम दिन होता है। पहली शताब्दी का अंतिम होता है। पहली शताब्दी जो शेष बचता है वो पहली शताब्दी का अंतिम दिन होता है। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा। अब पहली शताब्दी का पहला दिन कैलेंडर वाले ने क्या माना था? मंडे को माना था। पहली शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है उसके बाद वाला दिन अगली शताब्दी का पहला दिन होता है। यूज योर कॉमन सेंस। क्या? पहली शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है उसके बाद वाला दिन अगली शताब्दी का पहला दिन होता है। घड़ी, क्लॉक। 1 मिनट में छोटी वाली सुई 1 मिनट में छोटी वाली सुई आधा डिग्री घूमती है, जबकि 1 मिनट में बड़ी वाली सुई 6 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है। यदि कोणों का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो 360 से घटाकर आंसर करते हैं। क्या? यदि कोणों का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो 360 से घटाकर आंसर करते हैं। दोनों सुइयों को ओवरलैपिंग में, क्या दोनों सुइयों की ओवरलैपिंग में हम निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? 60/11 इंटू की का यूज करते हैं। किसका? दोनों सुइयों की ओवरलैपिंग की गणना के लिए हम फार्मूला 60/11 इंटू की का उपयोग करते हैं। सरल रेखा वाले प्रश्न में 60/11 इंटू की। सरल रेखा वाले प्रश्न में बराबर 60/11 इंटू की। सरल रेखा वाले प्रश्न में 6 को बेस मानते हैं। कितने को? सरल रेखा वाले प्रश्न में 6 को बेस मानते हैं। जैसे 8 व 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? 60/11 गुणे 3। सरल रेखा वाले प्रश्न में 6 को बेस मानते हैं। 8 व 9 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो इसमें किसको बेस मानते हैं? 6 को। तो 6 7 8, डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 गुणे 60/11 बराबर 120/11, 10 सही 10/11। समकोण तीसरा। समकोण वाले प्रश्न में 3 व 9 को बेस मानकर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे 4 व 5 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच समकोण कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी? समकोण वाले प्रश्न में 3 व 9 को बेस मान करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 60/11 इंटू की। ऐसे 4 तो 3 1 4, 60/11 गुणे 1, और फिर कितना है? 9 को जब बेस मानेंगे हम तो 9 3 12, 3 4 7, 60/11 गुणे 7। क्वेश्चन नंबर 9। 2 घड़ियाँ ए व बी किसी समय 1 बजे मिलाई जाती हैं। घड़ी ए
प्रत्येक दिन 45 मिनट मंद हो जाती है, जबकि घड़ी B प्रत्येक दिन 1 घंटा 15 मिनट तेज हो जाती है। तो बताएं कितने समय बाद व कितने बजे दोनों घड़ियां समान समय प्रदर्शित करेंगी। ऐसे प्रश्न को हम कॉमन सेंस का यूज करके सॉल्व करते हैं। रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम का योग जो है 12 घंटे के बराबर होता है। रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स। 9 व 3 को बेस मानकर सुइयों की स्थिति को उनके सीध में रखकर थिंक करते हैं। यहाँ 9 व 3 को बेस मानकर, किसको? 9 व 3 को बेस मानकर सुइयों की स्थिति को उनके सीध में रखकर थिंक करते हैं। नंबर सीरीज। 1 नंबर, यदि किसी श्रृंखला में दिए गए पदों के मान तेजी से बढ़ रहे हों तो उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 2, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से बढ़ रहे हैं तो उनके बीच सम योग हो सकता है। तीसरा, यदि किसी श्रृंखला में पदों के मान लगातार घट रहे हों तो उनके बीच घटाना हो सकता है। चौथा, यदि किसी श्रृंखला में कोई एक पद दोबारा आ जाए तो उसमें डबल सीरीज की संभावना आ जाती है। प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 2 पर आधारित तो हो सकता है। प्रश्न जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 2 पर आधारित हो सकता है। नोट, यदि कुछ न समझ में आए तो उनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। फिगर काउंटिंग वर्ग स्क्वायर के लिए यस एन इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। वर्ग स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होता है? यस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। किसी दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या, किसी दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या क्या होती है? VC2 इंटू HC2 इंटू HC2। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के निर्माण के लिए 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता होती है। तो कुल वर्टिकल लाइनों की संख्या VC2 इंटू कुल हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या HC2। NCR इज इक्वल टू होता है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। किसी भी दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या क्या होती है? चतुर्भुजों की संख्या इज इक्वल टू होती है VC2 इंटू HC2। कुल आयतों की संख्या,
कुल आयतों की संख्या बराबर कुल चतुर्भुजों की संख्या माइनस कुल वर्गों की संख्या। कुल आयतों की संख्या क्या होती है? कुल आयतों की संख्या बराबर कुल चतुर्भुजों की संख्या माइनस कुल वर्गों की संख्या। कुल आयतों की संख्या बराबर कुल चतुर्भुजों की संख्या माइनस कुल वर्गों की संख्या। चतुर्भुजों की संख्या माइनस कुल वर्गों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या बराबर NC2 इंटू NC1 होती है। त्रिभुजों की संख्या क्या होती है? NC2 इंटू NC होती है। किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता होती है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? NC2 इंटू NC1। यहाँ त्रिभुजों की संख्या इज इक्वल टू NC2 इंटू NC1। विभिन्न आकृति। यदि किसी वर्ग के दोनों विकर्णों को मिला दिया जाए तो उसमें कुल 8 त्रिभुज बनते हैं। यदि किसी दो चतुर्भुजों को मिला दिया जाए और उनके विकर्णों को मिला दिया जाए तो कुल 18 त्रिभुज बनते हैं। यदि 3 वर्गों को मिला दिया तो और 3 वर्गों को मिला दिया जाए, उनको विकर्णों को भी मिला दिया जाए तो कुल 29 त्रिभुज बनते हैं। यदि 4 चतुर्भुजों को मिला दिया जाए, उनके विकर्णों को मिला दिया जाए तो कुल 44 त्रिभुज बनते हैं। यहाँ 8, 18, 29, 44। 8, 18, 29, 44। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इसमें कुल कितने चतुर्भुज होंगे? 30। कितने? 30। 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, 2 दूना के 4 प्लस 1 बराबर 30। चतुर्भुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? m इंटू n प्लस m-1 इंटू n-1 प्लस m-2 इंटू n-2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही निकालते जाएंगे। ये संख्या इसमें कितना है? 4 4 आएगा तो इसमें 30 आएगा। कितना? 30। यदि 4 वर्गों को मिला दिया जाए, उनके विकर्णों को मिला दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 44। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? उनके विकर्णों को मिला दिया जाए और उस पर एक त्रिभुज बना जाए, इसको मिलाया तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? 17 त्रिभुज होंगे। 17 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 1, 2, 3, 4। यदि किसी त्रिभुज के बेस को 4 भागों में बांट दिया जाए और उसके वर्टिकल को 1, 2 और उसके वर्टिकल को 3 भागों में बांट दिया जाए, उसके वर्टिकल शीर्ष को 3 भागों में बांट दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? NC2 इंटू NC1। 1, 2, 3, 4, 5। 5C2 इंटू 1, 2, 3, 3C1 बराबर 30। डायगोनल विकर्ण। हम जानते हैं कि किसी भी विकर्ण के निर्माण के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है और इसके विकर्णों की संख्या NCr-n होती है। हम जानते हैं कि किसी भी विकर्ण के निर्माण के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है और इसके विकर्णों की संख्या NCr-n होती है। विकर्णों की संख्या कितनी? NCr-n होती है। और दूसरा फार्मूला विकर्ण का है n इंटू n-3/2। n इंटू n-3/2 है। n इंटू n-3/2 या NCr-n। NCr-n n इंटू n-3/2। NCr-n 6C2 - 6 बराबर 9।
2 3 4 5 6। खटभुज में कितने विकर्ण होंगे? 9। 59 नंबर, जब किसी पेपर को डायगोनली खोला या बंद किया जाता है तो जो फिगर हॉरिजॉन्टल होती है वह वर्टिकल और जो फिगर हॉरिजॉन्टल होती है वह वर्टिकल हो जाती है। छोटे त्रिभुज संख्या गुणे 2 बराबर -5। इसमें 27 त्रिभुज हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गुना के 30 -5। 1 2 3 4। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आंसर में यूनिकनेस नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि 5 आकृतियाँ दी गई हैं और एक को छांटनी है तो हमारा ध्यान एक पर न होकर 4 पर होना चाहिए। 4 को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डाल देते हैं और 5वां जो असमान होता है वह स्वयं छट जाता है। नोट्स, निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। फिगर इन्वॉल्वमेंट का ध्यान रखते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखते हैं। फिगर इन्वॉल्वमेंट का ध्यान रखते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखते हैं। जियोमेट्रिकल फिगर व नॉन जियोमेट्रिकल फिगर का ध्यान रखते हैं। कॉन्टिन्यूअस लाइन व ब्रोकन लाइन का ध्यान रखते हैं। नंबर ऑफ लाइन का ध्यान रखते हैं। इनर व आउटर का ध्यान रखते हैं। मिरर इमेज व वाटर इमेज का ध्यान रखते हैं। क्लास फिगर व ओपन फिगर, क्लोज फिगर व ओपन फिगर का ध्यान रखते हैं। सिर्फ ऑप्शन देखकर उत्तर देने का तरीका। सीरीज 1, सबसे पहले पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि सीरीज न चले तो ब्रेक करके चलाना चाहिए। सबसे अंत में अल्टरनेट सीरीज चलाना चाहिए। बेस्ड ऑन नंबर, सीरीज जो है नंबर पे बेस्ड ऑन नंबर पे आधारित हो सकती है। बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ एलिमेंट, नोट, यदि पहला बॉक्स और 5वां बॉक्स समान हो तो 6वें बॉक्स में वही आकृति होगी जो दूसरे बॉक्स में है। यदि पहला बॉक्स और 5वां बॉक्स समान हो तो 6वें बॉक्स में वही आकृति होगी जो दूसरे बॉक्स में है। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एलिमेंट का ध्यान रखते हैं। मिसिंग सीरीज को ध्यान में रखते हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर को ध्यान में रखते हैं। एम्बेडेड फिगर को ध्यान में रखते हैं। नंबर मैट्रिक्स के अंतर्गत जो क्वेश्चंस है वो x + y × x + y पर आधारित हो सकते हैं। x - y × x - y पर आधारित हो सकते हैं। x × y + x × y पर आधारित हो सकते हैं। x × y - x × y पर आधारित हो सकते हैं। x डिवीजन y + x डिवीजन y पर आधारित हो सकते हैं। x डिवीजन y - x डिवीजन y पर आधारित हो सकते हैं। एनालॉजी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश बेस्ड हो सकते हैं, हिंदी बेस्ड हो सकते हैं, नंबर बेस्ड हो सकते हैं। स्टडी रिलेशन, अप्लाई रिलेशन, एनालॉजी के अंतर्गत हम क्या कहते हैं? एनालॉजी के अंतर्गत
जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जो रिलेशंस है उसको स्टडी करते हैं। अपनी स्टडी करने के बाद रिलेशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन, यदि पूर्वानुमान में वनली बेस्ड डेफिनिट शब्द आए तो पूर्वानुमान गलत हो जाता है। नोट, पूर्वानुमान में पार्टिकुलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कथन में सर्वोत्तम लगा हो और इसके बाद पूर्वानुमान में सर्वोत्तम आए तो पूर्वानुमान सही होगा। किसी प्रचार का लोगों पर प्रभाव पड़ता है और लोग आशा करते हैं जिसके बारे में कहा जाए, निश्चित रूप से उसका अस्तित्व होना चाहिए। जहाँ पे सकता में आए अर्थात संभावना व्यक्त की जाए, पूर्वानुमान सही हो जाता है। एक जनहित में जारी सूचना जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, लोग उम्मीद करते हैं। किसी अनुरोध अपील पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और लोग उम्मीद करते हैं। तर्क सामान्य न होकर विशेष होना चाहिए। तर्क धारणा या कल्पना नहीं होना चाहिए। तर्क प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। तर्क काल्पनिक नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसी कल्पना जो सच्चाई के अनुरूप हो सही मानी जाती है। भूतकाल में किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित तर्क गलत होते हैं। यदि किसी कार्रवाई करने से लाभ हो रहा हो किंतु निगेटिव इफ़ेक्ट्स वर्णित न हो तो ऐसी कार्रवाई वहाँ वैध मानी जाती है। यदि किसी कार्रवाई करने से लाभ हो रहा हो किंतु निगेटिव इफ़ेक्ट्स वर्णित न हो तो ऐसी कार्रवाई वहाँ वैध मानी जाती है। रिजल्ट में पार्टिकुलर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रिजल्ट में पार्टिकुलर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष कथन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। रीजनिंग की संपूर्ण क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।